what is the purpose? Can you name 3 things that you are supposed to know about the address bus? जी, कौन बताएगा? जी. The type of data. Okay, which is? For the address bus is only addresses. ठीक है. Then the direction. Okay. Directional. ठीक है. And the devices that it connects. Which are? Which connects the MAR to the memory. Not processor. Processor तो ज़ाहिर है processor तो है ही ना. लेकिन categorically किसको MAR and memory and IO devices. ठीक है. अच्छा जी, आप बताएं डाटा बस क्या करता है? अच्छा, और that's 1 mark out of 3. जी. Anyone else? जी. It uses MDR to transfer data from MDR to memory. ठीक है, that's very good. और डायरेक्शन क्या होती है? शाबाश, ठीक है. अच्छा, लास्ट थिंग आप बताएं कंट्रोल बस क्या करता है? बाई डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल. कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर? ठीक है. अच्छा जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल बस एंड सिस्टम बस? I warned you about this question yesterday. जी, what is difference between control bus and system bus? आप बताएं चलें. system bus is the name given to all three of the buses. शाबाश, ठीक है ना. कोलेक्टिवली हम तीनों बसेस को कंट्रोल सिस्टम बस कहते हैं. ठीक है. अच्छा, कोई एक फैक्टर बताएं मोहित दैट कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर. यानी वन थिंग आई कैन चेंज टू इम्प्रूव माई कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस. वन थिंग कोई एक बता दें. कल आए थे आप? यू वर लेट. अच्छा चलें आप बताएं. शाबाश. इंक्रीजिंग क्लॉक स्पीड. ठीक है ना. क्लॉक स्पीड क्या चीज़ थी? व्हाट इज़ क्लॉक स्पीड? इन 1 सेकेंड. ठीक है, वेरी गुड. ठीक. इसके अलावा कोई और फैक्टर बताएं. है? नहीं, टेम्परेचर रेगुलेशन. अच्छा, वैसे किसी हद तक ये भी मैटर करता है. आई मीन टेम्परेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इसके अलावा आप बताएं. कैश का साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, दैट मीन्स आप फास्टर स्टोरेज डिवाइस को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहा है प्रोसेसर एज अपोज टू द स्लोअर रैम. ठीक है ना. कैश को आप उसको फास्टर भी कर दें, लार्जर भी कर दें और सीपीयू के पास कर दें, तो उसमें एक्सेस टाइम कम हो जाता है. ठीक है. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या था? नंबर ऑफ़ कोर्स बढ़ा सकते हैं. ठीक है. अगर हम एक ही प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसिंग पावर बढ़ाएंगे तो इवेंचुअली उसकी जो है ना वो स्पीड की नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होएगी. हाँ, यानी आप बस विड्थ के हिसाब से जो है ना उसकी बस विड्थ बढ़ाएं. और बस विड्थ खाली बढ़ाने का मकसद ये है कि आप मोर मेमोरी, लार्जर क्या कहते हैं वर्ड्स, लार्जर एड्रेसेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विच मीन्स यू हैव टू इवेंचुअली गो फॉर 32 to 64 बिट प्रोसेसर. अच्छा, थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल है कि हमने थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करना था. लेट मी जस्ट कंफर्म कि रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर की अभी बात करनी है आपके साथ. शुड वी टॉक अबाउट इट और नॉट? बिकॉज वो फिर एक और नया इशू खड़ा कर देगा आपके सामने. देयर इज़ नो रिस्क इन सिस्क. नो रिस्क इन सिस्क. ओके, लकी यू, लकी यू. नो रिस्क इन सिस्क. अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको फिर भी आइडिया दे देता हूँ. बेसिकली रिस्क एंड सिस्क टाइप 2 प्रोसेसर. रिस्क RISC. ठीक है ना. इसको कहते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. और एक होता है सिस्क, CISC. ठीक है ना, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. ठीक है. ये 2 किस्म के प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स होते हैं. और इन दोनों में फंडामेंटल फ़र्क ये होता है कि एक प्रोसेसर जो है सिंपलर इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है और एक प्रोसेसर जो है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है. कम्प्लेक्स वर्सेस सिंपल इंस्ट्रक्शन का फ़र्क ये होता है कि कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स टू कंप्लीट एंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस विल रिक्वायर 1 क्लॉक साइकिल्स टू कंप्लीट. ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मैं एक बच्चे को कहता हूं कि स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम सेकंड पेज ऑफ द 3rd चैप्टर. ठीक है ना.
मैंने एक उसको इंस्ट्रक्शन दी है। अब मैं उसको ये इंस्ट्रक्शन दे दिए, वो बच्चा खुद ही से बुक निकाल के उस पर्टिकुलर पेज पे जाके पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। व्हाट आई जस्ट डिड हियर वाज आई गेव हिम अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, और चूँकि वो बच्चा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड करने के काबिल था, तो उसने खुद ही से फिगर आउट किया कि फ़लाँ बुक मैंने बैग में से ढूंढनी है, उसका फ़लाँ पेज निकाला और मैंने पढ़ना शुरू कर देना है। एज अपोज टू दिस, अगर ये बच्चा सिंपल इंस्ट्रक्शंस समझने के काबिल होता तो मुझे क्या करना पड़ता कि बच्चे बैग खोलो, बुक निकालो, गो टू पेज 44 और उसकी सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब देखो, मैं वही काम उस बच्चे से करवाया है, लेकिन मुझे हर इंस्ट्रक्शन को ब्रेक डाउन करना पड़ा है इनटू सिंपल इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज वो प्रोसेसर ही या वो बच्चा ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस समझने के काबिल होता है। नाउ आपके हिसाब से इसमें से नया आर्किटेक्चर कौन सा है? रिड्यूस वाला जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैंडल करता है, या कॉम्प्लेक्स वाला जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैंडल करता है? विच वन इज़ द न्यूअर टेक्नोलॉजी? कॉम्प्लेक्स ना? नो, complex is old technology, reduced is simple technology, so is newer technology, ठीक है ना। और इस reduced instruction set कंप्यूटर की वजह से आपका जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है, जो आपका प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, वो मच फास्टर हो जाती है। अब मैं डिटेल्स में भी जाना नहीं चाहता, लेकिन फंडामेंटली इसमें फ़र्क ये होता है कि आपका जो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है ना, जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन उसमें रजिस्टर्स कम होते हैं, सिस्क में रजिस्टर्स कम होते हैं, ठीक है। अब चूँकि रजिस्टर्स कम है तो माई प्रोसेसर विल हैव टू एक्सेस द मेमोरी फ्रीक्वेंटली। अब अंडरस्टैंडेबल है कि जब एक स्लोअर डिवाइस को आपका प्रोसेसर फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहा है तो ओवरऑल उसकी प्रोसेसिंग भी स्लो होगी, राइट। वेयर एज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में उसका आर्किटेक्चर ऐसा है जिसकी वजह से उसके पास जगह ज़्यादा होती है, तो उसमें रजिस्टर्स ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट रजिस्टर्स ज़्यादा नहीं होते, रजिस्टर सेट ज़्यादा होते हैं, यानी मल्टीपल सेट्स ऑफ रजिस्टर होते हैं। अब चूँकि रजिस्टर ज़्यादा हैं तो आपका जो प्रोसेसर है वो अपना ज़्यादातर डाटा रजिस्टर्स में रखता है अपने पास ही, और मेमोरी को कम एक्सेस करता है। एंड दिस इज़ वाई इट्स एक्सेसिंग द स्लोअर मेमोरी लेसर, देयर बाई इंक्रीजिंग द स्पीड, ठीक है ना। फंडामेंटल रीज़न तो उसका यही है। अब हम क्यों इसको कह रहे हैं कि न्यूअर टेक्नोलॉजी है? बिकॉज इसमें ये रजिस्टर्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये बाद में हमने ऐड की हैं। हमारी जब टेक्नोलॉजीज़ इंप्रूव हुई है और हम चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने के काबिल हुए हैं, तो फिर हमने लेटर प्रोसेसर्स को रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में लेके गए हैं। और इसकी प्राइमरी रीज़न ये थी रिस्क की तरफ जाने के लिए, बिकॉज वी वांटेड एफिशिएंट प्रोसेसिंग। एफिशिएंट प्रोसेसिंग से मतलब ये है कि बैटरी पावर भी कम कंज्यूम करे और हीट भी कम जनरेट करे और जगह भी कम घेरे। और इसके पीछे सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स हमारा ये था कि हम मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट किए हैं। अब आपके जितने भी मोबाइल प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं ना, दे आर बेसिकली ऑपरेटिंग ऑन रिस्क आर्किटेक्चर, ठीक है। और जो आप पुराने कंप्यूटर्स हैं वो सिस्क आर्किटेक्चर में चल रहे होते थे। अब तो ये सूरत हाल बन चुकी है कि आपके मोबाइल प्रोसेसर इतने एडवांस हो गए हैं कि वो डेस्कटॉप्स पे भी आने लग गए हैं। अभी मेरा जो कंप्यूटर है इसके अंदर M1 प्रोसेसर लगा हुआ है। अब M1 प्रोसेसर इज़ बेसिकली मोबाइल टेक, ठीक है। इसके अंदर ना फ़ैन होता है और एवरीथिंग इज़ जस्ट पार्ट ऑफ वन चिप। तो अब इसकी वजह से इसकी बैटरी पावर बड़ी ज़बरदस्त है, पावर बड़ी एफिशिएंटली यूज़ करता है। अब मेन वाइल प्रोसेसिंग आपको इक्वलेंट उसी के बराबर ही दे रहा होता है। सो बेसिकली द होल वर्ल्ड हैज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स एंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो ये एक यानी कि एक डायलेमा है। मैं आपको एक और भी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन M1 प्रोसेसर या इस तरह के आर्किटेक्चर्स में सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलती आपको। मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं अक्सर बच्चों को ना वर्चुअल मशीन समझाने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, इसका नाम है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। अब वर्चुअल बॉक्स बड़ा ज़बरदस्त टूल है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। मेरे पास पुराना मैकबुक था जो इंटेल बेस्ड प्रोसेसर था, तो उसमें बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाता था। अब ये जो एप्पल सिलिकॉन का आर्किटेक्चर है, इस पे वो वर्चुअल बॉक्स का वर्जन अभी तक आया नहीं है, बिकॉज ऑफ विच आई कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ अ वर्चुअलाइजेशन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन माई कंप्यूटर। अब क्यों नहीं आया? बिकॉज उन्होंने अभी तक उस M1 प्रोसेसर के लिए आर्किटेक्चर डिज़ाइन नहीं किया, उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं किया। अब एक्चुअली दिस इज़ स्मॉल एग्जांपल ऑफ दिस वेरी बिग डिलेमा बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। यानी आप अगर फॉर एग्जांपल देखो ना ब्रॉडली, तो आपकी कंप्यूटिंग की जो दुनिया है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हार्डवेयर की वर्ल्ड है और एक सॉफ्टवेयर की वर्ल्ड है। एंड ये दोनों एक दूसरे को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर वाले कहते हैं कि हम हार्डवेयर बना लें बट उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है।
सॉफ्टवेयर वाले कहते हैं कि जनाब हम सॉफ्टवेयर बना लें, उस पर टेस्ट करने के लिए हार्डवेयर नहीं एग्जिस्ट करता, एंड इस वजह से वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि हम चाहें तो इससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते बिकॉज वी डोंट हैव दी काउंटर क्या कहते हैं काउंटर पार्ट ऑफ द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अच्छा, इस इशू को क्या कहते हैं कि किसी हद तक इस बहस को ख़त्म किया हुआ है किसी हद तक एक पार्टी ने। वो पार्टी क्या है, उस दे क्रिएटेड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टेक्निकली होता क्या है कि कोर्स नंबर ऑफ कोर्स जब इंक्रीज़ कर रहे थे तो आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले कहते हैं कि भाई हम इससे ज़्यादा कोर्स भी बना सकते हैं लेकिन देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर दैट शुड बी एबल टू रन ऑन दैट, देयरफॉर हम अपने कोर्स की क्वांटिटी कम ही रखते हैं। हार्ड सॉफ्टवेयर वाले कहते हैं अच्छा जी, तो एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स क्रिएटेड एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड बैरल फिश, लुक इट अप, बैरल फिश, ठीक है ना। बैरल फिश जो है ना वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ केपेबल ऑफ वर्किंग ऑन 100 कोर्स। कितने? 100 कोर्स। वी डोंट हैव 100 कोर प्रोसेसर येट, ठीक है ना। तो टेक्निकली उन्होंने जो है ना वो ये बहस ख़त्म कर दी कि ले जी ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बना दिया, नाउ इट्स योर टर्न, हमें 100 कोर का प्रोसेसर बना के दो, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली दैट डायलेमा राइट नाउ, ठीक है ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो है ना थोड़ा सा इशू, दैट्स वाई जो वेंडर्स होते हैं ना जैसे एप्पल है वो कोशिश करते हैं कि हर सॉफ्टवेयर को अपने खुद ही प्रोड्यूस करें क्योंकि फिर वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ नहीं होते, बट क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी इज़ अ थिंग, ज़रूरी है। एनीवे, तो जो मैं आपको बात समझा रहा था ना ये रिस्क आर्किटेक्चर की, उसमें एक फैक्टर तो ये है कि उसके अंदर रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से उसको मेमोरी कम एक्सेस करनी पड़ती है, ओवरऑल प्रोसेसिंग फास्ट होती है। लेकिन रिस्क आर्किटेक्चर में एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपने टर्म पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी, इट्स कॉल्ड पाइपलाइनिंग, ठीक है। ये पाइपलाइनिंग जो है ना असल में दिस इज़ द रियल, कह सकते हैं ना सीक्रेट सॉस, जिसकी वजह से आपका रिस्क आर्किटेक्चर इज़ आउट परफॉर्मिंग ऑल रिस्क आर्किटेक्चर्स। मैं आपको इस तरह एग्जांपल समझाता हूँ। पहले हम ना डिस्कस करते हैं आपका फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को, ठीक है ना। आपको याद होगा जब मैंने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की बात करनी शुरू की थी उस वक्त मैंने बताया था कि वॉन न्यूमैन ने इस प्रपोज़ किया था कि इंस्ट्रक्शंस को एक बैकिंग स्टोरेज पे रख दो और अपने प्रोग्राम अपने सीपीयू को इस तरह प्रोग्राम कर दो, इस तरह यूटिलाइज़ करो कि वो खुद ही से 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस उठाता जाए और एग्जीक्यूट करता जाए। ये जो उसने कहता है ना सीक्वेंस, या आप उसको सीपीयू को इस तरह ऑर्गेनाइज करो कि खुद ही से इंस्ट्रक्शंस उठाता जाए, दैट सेट ऑफ स्टेप्स आर बेसिकली रिफर्ड टू एज द फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं ना आपको फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल बेशक है, ठीक है, लेकिन इसमें भी सब स्टेप्स कैरी आउट होते हैं, ठीक है ना। लेट्स जस्ट लुक एट द फैच फेज फर्स्ट, ठीक है ना। फैच फेज की कहानी स्टार्ट होती कहाँ से है? फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर, ठीक है ना। इफ़ यू रिमेंबर प्रोग्राम काउंटर का पर्पस क्या था? एड्रेस होल्ड करता था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना। ओके, सो आपका प्रोग्राम काउंटर इन आई एम टॉकिंग अबाउट द फैच फेज बाय द वे, ठीक है ना। आपका प्रोग्राम काउंटर, बाय द वे फैच से मतलब क्या है? व्हाट इज द पर्पस, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड फैच? टू रिट्रीव समथिंग, ठीक है ना। सो यहाँ पे फैच फेज में भी कुछ रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। सो फैच फेज में क्या होता नज़र आ रहा है हमें कि प्रोग्राम काउंटर में एक एड्रेस पड़ा हुआ है, किस चीज़ का एड्रेस है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। दैट एड्रेस इज कॉपीड या सेंट टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ओके। सो पहला स्टेप क्या होगा कि एड्रेस इन द प्रोग्राम काउंटर विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज सेंट टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है ना। अब कहीं कहीं यहाँ पे ये बात भी लिखी होती है कि वो, अब सवाल उठता है अच्छा जी पीसी से एमआर पे गया कैसे वो, ठीक है ना। वो कौन सा तरीका है, वायरलेसली गया, किस तरीके से गया? एक्चुअली एड्रेस बस जो है ना वो इसमें भी इन्वॉल्व होती है। सो आपका एड्रेस बस नॉट ओनली सेंडिंग एड्रेस फ्रॉम एमएआर टू मेमोरी कंट्रोलर, इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द एड्रेस फ्रॉम पीसी टू एमएआर एज वेल, ठीक है। सो एमएआर जो है आपका, सॉरी, पीसी से एड्रेस वाया एड्रेस बस टू एमएआर पहुंचता है, ओके। अच्छा, उसके बाद अब एमएआर में एमएआर का क्या पर्पस था? होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन और डाटा दैट इज नीडेड इन दिस साइकिल, राइट। अच्छा, उसके बाद एमएआर से एड्रेस वाया एड्रेस बस भेजा जाएगा टू द मेमोरी कंट्रोलर, ठीक है ना। मेमोरी कंट्रोलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? गिव्स एक्सेस टू द मेमोरी डिवाइसेस, और आईओ कंट्रोलर गिव्स एक्सेस टू आईओ डिवाइसेस, ऐसा ही है ना। अच्छा, सो आपका एमएआर से एड्रेस वाया एड्रेस बस मेमोरी कंट्रोलर को जाएगा, मेमोरी कंट्रोलर उस एड्रेस को एक्सेस करेगा जो मेमोरी में है, जो उसको एड्रेस बस के पास से उसके पास आया है।
मेमोरी कंट्रोलर उस एड्रेस को एक्सेस करेगा और उसमें से डाटा फैच करेगा, राइट। डाटा उठाने के बाद मेमोरी कंट्रोलर उस डाटा को डाटा बस पे रखेगा और डाटा बस से होता हुआ पहुंच जाएगा डाटा कहाँ पे, मेमोरी डाटा रजिस्टर को, ठीक है ना जी बच्चे। Wait, so then the address bus connects the MAR with memory and IO controllers or devices? कंट्रोलर्स, Controllers. कंट्रोलर्स, ठीक है, And same for data bus? ऑल कंट्रोलर्स, ठीक है ना। अच्छा जी, सो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पीसी से एड्रेस किया एमएआर को, एमएआर से एड्रेस वाया एड्रेस बस गया टू द मेमोरी कंट्रोलर। मेमोरी कंट्रोलर ने मेमोरी की उस लोकेशन को एक्सेस किया जिसका एड्रेस उसके पास आया है एंड रिट्रीव डाटा। दैट डाटा इज प्लेस्ड ऑन द डाटा बस एंड सेंट टू द एमडीआर बैक टू द सीपीयू, राइट। यहाँ तक बात समझ आई। अच्छा, उसके बाद अब ये बात ध्यान से सुननी है। एमडीआर में डाटा है, अब मैंने एज एक्सप्लेन यस्टरडे, डाटा कुछ भी हो सकता है। डाटा कैन बी सम वैल्यू, डाटा कैन बी सम इंस्ट्रक्शन और डाटा कैन ऑल्सो बी सम एड्रेस, ठीक है ना। नाउ एमडीआर में अगर आने वाली चीज़ इंस्ट्रक्शन है, then that instruction will be sent to another register called the current instruction register. Current instruction register का क्या purpose था? Holds the instruction that is about to execute in this cycle. Is this clear? So आपका PC से एड्रेस MAR, MAR से एड्रेस बस टू मेमोरी कंट्रोलर, मेमोरी कंट्रोलर से डाटा बस पे रख के MDR तक पहुंच गया और MDR के अंदर अगर इंस्ट्रक्शन है तो वो इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड होगी टू करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। यहाँ तक आपका फैच फेज कंप्लीट हो जाता है। इज दिस क्लियर? ओके जी। अब फैच के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए? डिकोड। डू यू रिमेंबर व्हाट डिकोडिंग डज? डिकोडिंग का क्या पर्पस होता है कि इंस्ट्रक्शन को माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना, और करता कौन है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। सो नाउ करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन पड़ी है पूरी, ठीक है ना, और उस इंस्ट्रक्शन का जस्ट द ऑप कोड पोर्शन। ऑप कोड पोर्शन क्या था? व्हाट इज टू बी डन, ठीक है ना। ऑपरेंड क्या था? डाटा क्या किस पे करोगे, यानी व्हाट ऑपरेशन करना किस पे, दैट इज द ऑपरेंड, और ऑपरेशन है क्या, दैट इज द ऑप कोड, राइट। अच्छा, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पूरी इंस्ट्रक्शन पड़ी है, उसका जस्ट द ऑप कोड वो फॉरवर्ड होगा टू द कंट्रोल यूनिट। अग्रीड? अ कंट्रोल यूनिट वहाँ पे क्या चीज़ करेगा? डिकोडिंग, वेयर इट विल कन्वर्ट द कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन इनटू स्मॉलर सब स्टेप्स और माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। इज दिस क्लियर? ये आपका डिकोड फेज में टेक प्लेस करता है, ठीक है ना। वो डिकोडिंग करेगा किस तरीके से, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है ना, और वो लार्जली डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। अच्छा, फिर आपके पास लास्ट स्टेप आ जाता है विच इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूट फेज, ठीक है ना। अब एग्जीक्यूट से क्या समझ आता है आपको? कि जो काम होने वाला है वो आप एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है ना। सो अब एग्जीक्यूट फेज में आपका कंट्रोल यूनिट जब उसने उसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो अब आपका कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूशन कैरी आउट करेगा बाय सेंडिंग आउट कंट्रोल सिग्नल्स टू द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू कैरी आउट दैट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड दैट इज योर एग्जीक्यूट फेज। अब इस दौरान उसको डाटा जो है जो रिक्वायर्ड है वो ALU में पड़ा होगा, सॉरी हाँ ACC में पड़ा होगा, वहाँ से वो डाटा यूज़ भी कर रहा होगा फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है ना। और अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो वो ALU की मदद से अरिथमेटिक ऑपरेशन भी पॉसिबल कर देगा। लेकिन इन शॉर्ट जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कंट्रोल यूनिट ने एग्जीक्यूट फेज में गारंटी कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोग्राम काउंटर जो है उसका तो पर्पस ये था कि उसने अगली साइकिल की जो इंस्ट्रक्शन उसकी तरफ पॉइंट करना है, पहले से करना है। तो इस पूरी कहानी में हमने प्रोग्राम काउंटर को तो एडजस्ट ही नहीं किया टू पॉइंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। हमने उसके एड्रेस उठा के MAR में भेज दिया था, लेकिन उसका तो पर्पस ये ना कि अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करे, ठीक है। अच्छा, बाय द वे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा कौन सा? हाउ विल आई गेट देयर? अगर अभी इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 100 है तो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा? हाउ विल आई गेट देयर? प्रोग्राम काउंटर को है PC को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर कब करेंगे जी? अभी खुद ही तो कुछ भी नहीं होता, उसको आपको इनिशिएट करना पड़ता है। व्हेन विल दैट हैपन? आफ्टर 1 साइकिल। इजंट दैट टू लेट? यानी वो जब साइकिल तब जाके इंक्रीमेंट होगा। आई थिंक उसमें वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। इसके अलावा बताएं।
यस दैट्स राइट, ठीक है ना. आइडियली कहीं कहीं लिखा भी होता है कि आफ्टर अ साइकिल फिर इंक्रीमेंट होगा, लेकिन मेरा ख्याल है दैट्स अ स्लो अप्रोच. आप इन सिंपल टर्म्स you can increment the PC to point towards the next instruction after the address from PC has been copied to MAR. यानी आपने PC से एड्रेस MAR पे पहुंचा दिया, उसके बाद आप कभी भी PC को इंक्रीमेंट कर सकते हैं टू पॉइंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. एंड दिस इज़ योर फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल. इज दिस क्लियर? इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अच्छा जी, ये रजिस्टर ट्रांसपोर्टेशन आपके सिलेबस में नहीं है. अच्छा, मुझे ज़रा एक चीज़ कंफर्म करने दे ज़रा. इंटरप्ट्स भी हमने अभी करने हैं. इंटरप्ट्स निश्ता. इंटरप्ट्स कम लेटर है, इंटरप्ट्स हैं, ठीक है. वी आर डूइंग इंटरप्ट्स राइट नाउ. अच्छा, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरप्ट? जी, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? Why? यानी ओनली प्रॉब्लम्स में होगा? नो, ज़रूरी नहीं है. दैट्स राइट. एनीवन एल्स? जी, व्हाट अबाउट द लार्ज टास्क्स? Any new task? एनी, व्हाट अबाउट द ओल्ड वंस? They will put on hold. कौन बताएगा उसको? माइक्रो प्रोसेसर. मैं पहले भी बात बता दी, माइक्रो प्रोसेसर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो. उसको जो कहोगे वो करेगा बस, ठीक है. ओके, नाउ डू वी ऑल एग्री विद दिस वन सिंपल फैक्ट कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई एक्शन टेक प्लेस कर रहा है, इट इज़ बीइंग डन बाय द प्रोसेसर. इसमें तो कोई शक नहीं ना, ठीक है. इसका मतलब ये कि प्रोसेसर हैज़ टू बेसिकली नो इफ़ समथिंग नीड्स टू बी डन, राइट. एक तरीका तो ऐसा है कि मेरा प्रोसेसर जो है वो हर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से पोलिंग करे. इसको कहते हैं पोलिंग, कि भाई कोई काम तो नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन तो नहीं करानी. वो बारी बारी हर डिवाइस से पोलिंग करके पूछ लेता है कि किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को टास्क तो नहीं करवाना. ना यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें CPU का बहुत वैल्यूबल टाइम ज़ाया हो रहा है. किसी को करवाना है, किसी को कुछ नहीं करवाना, तो वो लेकिन वो हर किसी को पूछता है बारी बारी. एक तो ये टेक्निक है जिसकी वजह से मेरे CPU को पता चल जाएगा भी कोई काम होने वाला है कि नहीं. ऑल्टरनेट मेथड ये है कि CPU इज़ बिजी डूइंग समथिंग एंड इफ़ यू नीड द CPU's हेल्प you can call the CPU by sending a signal, and CPU would immediately drop what it's doing and it come back to you and deals with this interrupt, gets the task done and then goes back to what it was doing before you stopped it. ठीक है ना, ये alternate method है. इसमें CPU का टाइम नहीं ज़ाया हो रहा, ठीक है ना. इट्स लाइक मैं एक टेस्ट आपको दूं और हर बच्चे से जाके पूछना है कोई मसला तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, ठीक है ना. एज अपोज टू दिस मैं कहता हूँ भाई मैं इधर बैठा हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, कोई मसला हो तो हाथ खड़ा कर लेना, ठीक है ना. सो दैट इज़ अ बेटर अप्रोच, डजंट वेस्ट माई टाइम, ठीक है ना, और आपका भी टाइम नहीं ज़ाया हो रहा. तो ये दिस इज़ बेसिकली व्हाट एन इंटरप्ट इज़, ठीक है ना. In simple terms, interrupt is a signal generated by hardware and software that causes the CPU to stop whatever it is doing, save its work, because जो उसने काम कर रहा था उस पर उसने वापस भी आना है. तो इसका मतलब है कि अगर उसका स्टेटस सेव नहीं करेगा तो वो काम उसको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा. सो उसका स्टेटस सेव करेगा and then it will come to the source of the interrupt and deal with the interrupt. The process of dealing with the interrupt is called the interrupt service routine. ठीक है. Interrupt service routine पूरी होने के बाद the processor will go back and reload the contents of what it was doing before and carry on from there. ठीक है. ये simple example है, ठीक है ना. This is what an interrupt is. अब interrupt अगर नहीं होगा तो ये CPU will basically not know if any hardware or software requires its attention. ठीक है ना. अब एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरप्ट ये भी हो सकता है कि मैंने एक बटन प्रेस किया, अब मेरा प्रोसेसर इस वक्त बड़ा कुछ कर रहा है. इनफैक्ट 2 स्क्रीन्स मेरे सामने प्रेजेंट करके दिखा रहा है और इसके अलावा बैक एंड बड़े प्रोसेसेस चल रहे होंगे. इट्स बिजी, ठीक है ना. लेकिन जैसे ही मुझे इससे काम करना है मैं एक बटन प्रेस कर देता हूँ, ठीक है ना. जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया उसने अपना करंट प्रोसेस को रोक के मेरे लिए एक्शन करने के बाद अब वापस अपने काम पे दोबारा चला गया, ठीक है ना.
अब आप कहेंगे सर वाकई हर दफ़ा नहीं, इट्स नो बिग डील। अ प्रोसेसर ऑपरेट्स ऑन बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब अंदाज़ा करो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एवरी की स्ट्रोक यू हिट दैट इज जनरेटिंग एन इंटरप्ट बिकॉज ऑफ विच CPU stops what it's doing, prints that letter on the screen and then goes back to what it was doing before you press the button. आप कहेंगे सर isn't that inefficient? CPU तो कितना स्विचिंग, नहीं भाई, उसकी एक बटन आपने प्रेस किया है और उसके बाद जो दूसरा बटन आपने प्रेस किया है उसके दरमियान इतना टाइम गुजर गया उसके लिए कि वो बड़े काम कर सकता है। याद रहे कि CPU की पॉइंट ऑफ व्यू से अ सेकेंड इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट कैन कैरी आउट अ बिलियन टास्क ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इसलिए जो है ना ये टेंशन ना लें कि जनाब CPU को हम थका रहे, नो, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपने पिछले हफ्ते एक बटन प्रेस किया था, अब आपने जाके दूसरा प्रेस किया अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम फ्रेम। तो ये इट्स अ वेरी फास्ट थिंग, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके जी, सो interrupt is a signal sent from a device attached to a computer or from a program within the computer that causes the OS and CPU to stop what it's doing and attend to the device software sending the signal. Today, all computers, large or personal, are interrupt driven, opposed to the polling technique in which the CPU wastes valuable clock cycles prompting hardware and software if it needs services of the CPU. Interrupts are used all over the computer, such as with devices such as printer or keyboard, in which each keystroke generates an interrupt, ठीक है ना। सो ये तो छोटी डिस्क्रिप्शन है। अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन की आपको एग्जांपल देता हूँ, और यहाँ पे मैंने डिस्कस की हुई है इंटरप्ट सर्विस रूटीन की एग्जांपल, दैट इज़ द वर्किंग ऑफ अ माउस। बाय द वे, डू यू गाइज नो द वर्किंग ऑफ अ से लेज़र माउस? लेज़र माउस किस तरीके से काम करता है? शाबाश, फिर बट ठीक है, आप सही कह रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे दैट्स राइट, ठीक है ना। इन सिंपल टर्म्स आपका माउस जो है ना वो पिक्चर्स ले रहा होता है अंडरलाइन सरफेस की, और इफ़ यू आर मूविंग तो वो मूवमेंट की डायरेक्शन जो है ना वो डिटरमिन करेगा बाय कंपेयरिंग सब्सिक्वेंट पिक्चर्स। यानी कि अगर मेरी पहली पिक्चर यहाँ पे थी, दूसरी पिक्चर यहाँ पे थी, दैट मीन्स आपने ऊपर की तरफ मूव किया है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ माउस हो सकता है 3000, 4000, 5000 पिक्चर्स पर सेकंड ले रहा, और उससे उसकी ना मूवमेंट ज़्यादा एक्यूरेट शो होती है। द मोर एक्सपेंसिव माउसेज डू मोर पिक्चर्स, मोर कंपैरिजंस, ठीक है। तो अब टेक्निकली आपका माउस की जो मूवमेंट है जब वो टेक प्लेस करेगी तो आपके प्रोसेसर ने कर्सर को हिसाब से मूव करना है, बट माई प्रोसेसर ऑफ कोर्स हैज़ टू नो कि माउस मूव किया है, एंड दिस इज़ वेयर इंटरप्ट कम्स इन, ठीक है ना। ओके, interrupts are handled using the interrupt service routine. The operating system has a smaller software component that is referred to as an interrupt handler. मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपका operating system is not the name of just one software, it is a collection of many system of softwares, ठीक है ना। उसमें एक जो है आपका, देखो ना, स्केजुलर्स आ जाते हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल स्केजुलर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। आपके क्या कहते हैं, डिफ्रैगमेंटर है, आपका डिस्क चेकर है, आपके GUI है, आपके आइकॉन्स है, आपका टाइम, कितनी चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें आपको ये बीच में ये भी डाल इंटरप्ट हैंडलर, ठीक है ना। कंसिडर द इंटरप्ट फॉलोइंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन फॉर व्हेन अ माउस मूव्स। A mouse moves. The hardware chip on the motherboard called the interrupt controller detects the mouse signal. The interrupt controller issues an interrupt signal and sends it to the CPU. Upon receiving the signal, the CPU copies its register's contents on a stack located. अब ये ज़रा वर्डिंग पे गौर करनी है आपने। Why registers contents? देखो, जो CPU अभी काम कर रहा था उसका डाटा कहाँ पड़ा होगा? उसके रजिस्टर्स के अंदर। तो अब उसने उस डाटा को कहीं सेव करना है, ठीक है, ताकि इंटरप्ट हैंडल करने के बाद उस काम को दोबारा कंटिन्यू कर सके, ठीक है ना। अब दूसरा यहाँ पे आपने बिग वर्ड क्या देखा है? स्टैक। डू यू रिमेंबर व्हाट अ स्टैक इज? स्टैक का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब ये है कि उस स्टैक में जो डाटा उसने किया उस स्टैक की शक्ल में इम्प्लीमेंट होगा। सो फॉर एग्जांपल इस वक्त एक काम हो रहा था तो एक इंटरप्ट आ जाता है, ठीक है ना। CPU ने वो सारा काम रोका और मेमोरी के अंदर एक स्टैक के अंदर रख दिया, स्टैक की शक्ल में मेमोरी के अंदर वो डाटा सारा रजिस्टर के कंटेंट सेव कर दिए। नाउ इट्स कैन डील विद इंटरप्ट। लेट्स जस्ट से कि इंटरप्ट डील करते करते हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स की प्रायोरिटीज़ होती हैं, हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट आ जाता है, विच मीन्स माई CPU will stop what it's doing right now, which was dealing with the first interrupt,
उसका स्टेटस स्टैक के अंदर रखेगा और हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट को डील करने लग जाएगा, राइट। हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट को ख़त्म करने के बाद पहली चीज़ उसको क्या नज़र आएगी, स्टैक पे सबसे ऊपर पड़ी हुई जो कि लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट था, ठीक है ना। अब चूंकि स्टैक है तो पहले वो उसको डाटा को उठा के प्रोसेस करना शुरू करेगा। व्हेन दैट्स फिनिश्ड तो स्टैक में सबसे नीचे क्या चीज़ पड़ी है, द डाटा दैट वाज बिफोर एनी इंटरप्ट ऑकर्ड, ठीक है ना। तो इसलिए स्टैक इंप्लीमेंट करना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी था ताकि इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज आप हैंडल करना शुरू कर दें, ठीक है। उसको नहीं पता होता, ठीक है ना, ये ओएस करता है। प्रायोरिटी इज़ हैंड अगेन सीपीयू को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं आपको। सीपीयू इज़ जस्ट अ मसल, ठीक है ना, उसने सिर्फ जो कहा कर देगा वो। ये प्रायोरिटीज़ और ये स्केजुलिंग सारी आपने कितनी डिटेल से पढ़ा, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा जी, the CPU then starts executing the interrupt service routine by moving the cursor image to the new location on the screen and also responding to any mouse clicks, if any. After the interrupt service routine is completed, the CPU reloads the registers from the stack to carry on what it was doing before the interrupt, and it is doing that with every time an interrupt occurs, ठीक है। अच्छा, अब इंटरप्ट्स की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट, सच एज कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टेक प्लेस करता है, जैसे ये माउस क्लिक था, कीबोर्ड प्रेस था, ये एक हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाता है, ठीक है ना। फिर आता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जैसे कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, जैसे क्या कहते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कंट्रोल एस दबाया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अब हार्डवेयर में कुछ सेव करवाना है, तो दैट इज़ एन एक्शन दैट द CPU विल टेक बेस्ड ऑन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है ना, तो इसको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है टाइमर इंटरप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद है हमने बात की थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राउंड रॉबिन, अपना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है ना। अब राउंड रॉबिन को अंडरस्टैंड करें। राउंड रॉबिन क्या था कि एवरी प्रोसेस विल एग्जीक्यूट फॉर अ फिक्स टाइम विच इज़ नोन एज द टाइम स्लाइस, ठीक है ना। अब अगेन CPU को पता कैसे चलेगा टाइम स्लाइस ख़त्म हुआ हुआ है, कैसे पता चलेगा, हाँ, टाइम इंटरप्ट, ठीक है ना। आपका टाइमर इंटरप्ट जनरेट होगा, CPU उस काम को रोकेगा, फिर अगले प्रोसेस पे चला जाएगा और ज़ाहिर है उसका स्टेटस भी सेव करेगा, ठीक है ना। सो टाइमर इंटरप्ट, और टाइमर इंटरप्ट जनरेट कौन सा कर रहा है, ये आपका सिस्टम क्लॉक जनरेट कर रहा होता है, ठीक है ना, ये आपके क्लॉक जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। सो बेसिकली टाइमर इंटरप्ट का यहाँ पे पर्पस क्या है कि अगर आपका चल रही है preemptive scheduling algorithm and algorithm a process has to be stopped before it is completed, तो वहाँ पे आपके पास एक इंटरप्ट की वजह से उस प्रोसेस को रोक के आप किसी और प्रोसेस पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरप्ट्स आर बेसिकली, आप यूँ समझेंगे इन सिंपल टर्म्स, अलाउइंग फॉर ऑल प्रोसेसेस टू बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, और आपको जो मल्टी टास्क जो हैंडल करते हुए नज़र आ रहे होते हैं इज़ बिकॉज ऑफ दोज इंटरप्ट्स एट बैक एंड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ये IO कैटेगरी में आएगा। डू यू गाइज नो व्हाट प्रिंट बफर इज़, ठीक है, एक टेम्परेरी लोकेशन है जहाँ पे आप पूरा प्रिंट डॉक्यूमेंट नहीं थोड़े से पेजेस रख देते हैं, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग की टास्क तो बहुत स्लो होती है, ठीक है ना, तो CPU क्या करता है, थोड़े से पेजेस बफर में भेज देगा और प्रिंटर को प्रिंटिंग पे लगा देगा, ठीक है ना। प्रिंटर इज़ स्लोली डूइंग इट्स प्रिंटिंग, मीनवाइल प्रोसेसर इज डूइंग अ लॉट ऑफ मोर वर्क, ठीक है ना। अब वो जब बफर ख़त्म होगा तो प्रिंटर जनरेट करेगा एक इंटरप्ट जिसकी वजह से CPU अपना काम रोकेगा, 10 पेजेस और भेजेगा बफर के अंदर, एंड देन प्रिंटिंग पे दोबारा लगा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो इंटरप्ट के बगैर आप CPU को इंगेज नहीं कर सकते फॉर सेंडिंग मोर डॉक्यूमेंट्स टू योर प्रिंटर। इज दिस क्लियर, ठीक है। सो दैट इज़ जनरली योर इंटरप्ट सर्विस रूटीन और इंटरप्ट्स हैंडल करने का तरीका। हाँ, नाउ अब लास्ट थिंग, मैं आपको जो चीज़ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन इट्स एक्चुअली क्वाइट अमेजिंग, जो मैं आपको चीज़ अभी बताना चाह रहा हूँ। डू वी ऑल अंडरस्टैंड फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल बाय द वे, ये बात सबको समझ आ गई है, ठीक है। इंटरप्ट्स का भी पर्पस समझ आ गया है। अब मैं आपको एक चीज़, एक डायग्राम आपको दिखानी है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रिस्क और सिस्क की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें व्हाट इज़ द मेजर ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी फिलहाल, ठीक है ना। लेट्स लुक एट दिस टेबल राइट हियर, ठीक है ना। ये टेबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है द एक्टिविटी ऑफ व्हाट इज़ नोन एज पाइपलाइनिंग, ठीक है। अब पाइपलाइनिंग होता क्या है, पहले मैं आपको
इससे पहले बता दूं कि पाइपलाइनिंग इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी ईजली डन ऑन योर रिस्क आर्किटेक्चर एज अपोज टू द सिस्क आर्किटेक्चर. और पाइपलाइनिंग पे ये आसानी से काम क्यों हो जाता है इज़ बिकॉज आपकी रिस्क आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड ज़्यादा होते हैं और सिस्क आर्किटेक्ट में रजिस्टर्स कम होते हैं और उसमें पाइपलाइनिंग करनी मुश्किल होती है. ठीक है, और पाइपलाइनिंग से फ़र्क क्या पड़ता है वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है ना. नाउ बिफोर वी गो इनटू दैट, लेट्स जस्ट से कि एक इंस्ट्रक्शन जो है उसकी कंप्लीशन में जो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं उसमें एक स्टेज है जिसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन फैच. हमने फैच डिकोड पढ़ा है ना अभी. और फिर दूसरी स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन डिकोड. ठीक है, फिर तीसरी चीज़ है ऑपरेंड फैच, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, और इसको हम कहेंगे रिजल्ट राइट बैक. यानी आपको एक डाटा फाइनलाइज करने के बाद मेमोरी में वापस लिख देना. यानी आप यू कैन से कि दिस इज़ माय फाइनल इंस्ट्रक्शन, यानी फाइनल स्टेप इन माय होल कंप्लीशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन को पूरा होने के लिए 5 साइकिल्स चाहिए, ये 5 सेपरेट स्टेप्स चाहिए. ऐसा ही है ना. ओके, नाउ लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल each step that I mentioned here, fetch, decode, operand fetch, execute and write back, it requires 1 cycle. तो इसका मतलब है एक इंस्ट्रक्शन को ऑन एवरेज 5 साइकिल्स चाहिए. अग्रीड. ओके, नाउ लेट्स जस्ट से कि आपके पास चूँकि रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं रिस्क आर्किटेक्चर में, तो यू कैन एलोकेट अ सेपरेट रजिस्टर फॉर इंडिविजुअल स्टेजेस. सो अगर एक इंस्ट्रक्शन फैच मोड में तो वो इस वाले रजिस्टर में होगी, अगर एक इंस्ट्रक्शन डिकोड मोड में तो वो इस वाले रजिस्टर में होगी, अगर एग्जीक्यूट मोड में तो इस वाले रजिस्टर में होगी, सो ऑन सो फोर्थ. So I can have, since I have so many registers, that I can allocate 1 register per step in my fetch, decode, execute cycle. Is this clear? अच्छा, this column represents the time clock cycles. और ये जो representation मैंने लिखी हुई है, it means पहली इंस्ट्रक्शन का 1.1 का मतलब है पहली इंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप. ठीक है, so let's just say in the first clock cycle, 1 instruction has entered my pipeline. ठीक है, और वो पाइपलाइन में एंटर करने के बाद वो अपने पहले स्टेज पे आ चुका है. अग्रीड. ओके, अब दूसरा साइकिल में पहली इंस्ट्रक्शन का पहला स्टेज ख़त्म हो गया ना, तो दैट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द सेकंड स्टेज, हैंस द टर्म 1.2. अग्रीड. क्या मेरा इंस्ट्रक्शन फैच वाला रजिस्टर खाली हो गया है? तो आप क्या करें, एक नई इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में इंट्रोड्यूस कर दें, सेकेंड इंस्ट्रक्शन का पहला फेज. राइट. फिर थर्ड साइकिल में पहली इंस्ट्रक्शन विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द नेक्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर भी खाली हो गया तो आप सेकंड इंस्ट्रक्शन को सेकंड स्टेप पे ले आएँ, और फिर पहला रजिस्टर फिर खाली है तो नई इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस कर दें पाइपलाइन में. अग्रीड. फोर्थ साइकिल में एवरीथिंग मूव्स 1 रजिस्टर अहेड एंड यू इंट्रोड्यूस अ न्यू इंस्ट्रक्शन इन द पाइपलाइन. यहाँ तक बात सही है ना. फिर फिफ्थ साइकिल में मेरी पहली इंस्ट्रक्शन हैज़ एंटर्ड द लास्ट स्टेज and I have also introduced a 5th instruction in my pipelining. Agreed? यहाँ तक बात समझ आ रही है ना. Okay. And at the 6th cycle you can see कि मेरी पहली instruction is completed now. यानी वो complete यहीं पे हो गई थी, लेकिन हमने शो कर दिया कि जनाब एक पहली instruction complete है. And we have introduced a new instruction in the pipeline. And we're doing that after every cycle. अच्छा, दूसरी चीज़ आप गौर करें कि result का मतलब है कि outcome of my instructions completed. यू नोटिस कि ये पहले 5 साइकिल्स में कोई रिज़ल्ट पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई आउटकम नहीं नज़र आ रहा. ऐसे ही है ना. रिज़ल्ट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे. ठीक है ना. और इवन दो ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स 5 साइकिल्स, आफ्टर दिस साइकिल राइट हियर हर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती नज़र आ रही है मुझे, इवन दो ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स 5 साइकिल. ऐसा ही है ना. अच्छा, अब इसको पाइपलाइनिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज आप कभी अपने कोई गार्डन होज वगैरह आप ऑन करें ना, पानी ऑन करें उसका, तो आप देखें आप कितनी देर ऐसे ही खड़े रहोगे, पानी नहीं आ रहा होगा उसमें से, बट यू कैन सी द वाटर फ्लोइंग ऑन द पाइप. राइट. एंड वंस इट स्टार्ट्स फ्लोइंग तो कांस्टेंट स्ट्रीम आती है, उसमें गैप्स नहीं आते. ठीक है ना. इसी तरीके से जब मैंने अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट की तो पहले कुछ साइकिल्स में तो मुझे कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा. ठीक है. लेकिन जब रिज़ल्ट प्रोड्यूस होने लगे तो कॉन्स्टेंटली हर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन पूरी हो रही है. ठीक है ना. नाउ कुड यू टेल मी कि मेरे पास अगर मैंने 5 इंस्ट्रक्शंस पूरी करनी है, 5 इंस्ट्रक्शंस पूरी करनी है, हाँ 5 नहीं 3 इंस्ट्रक्शंस पूरी करनी है, तो कैन यू टेल मी कि 3 इंस्ट्रक्शंस मेरी कौन से साइकिल में जाके पूरी हो रही है?
आई मीन इट्स कंप्लीटेड हेयर, यानी आफ्टर द सेवन्थ, यानी सेवन्थ पूरे साइकिल चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आफ्टर द सेवन्थ साइकिल मेरी थर्ड इंस्ट्रक्शन पूरी हो रही है, ऐसे ही है ना। सो यू कैन से हेयर कि मेरे पास इन पाइपलाइनिंग आई नीड 7 cycles to complete 3 instructions. Do we agree with this? ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मेरे पास पाइपलाइनिंग नहीं होती और हर इंस्ट्रक्शन ने बैक टू बैक ही होना था, दैट मीन्स कि आफ्टर पहली इंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, ऐसा ही है ना, विदाउट पाइपलाइनिंग। विच मीन्स पहली इंस्ट्रक्शन के 5 साइकिल, दूसरे इंस्ट्रक्शन के 5 साइकिल, तीसरी इंस्ट्रक्शन के 5 साइकिल। अब मुझे बताओ 3 इंस्ट्रक्शंस पूरी करने के लिए कितने साइकिल्स चाहिए मुझे? 15। पाइपलाइनिंग के साथ कितने चाहिए? लेस देन हाफ। एंड दिस इज हाउ योर रिस्क आर्किटेक्चर इज एक्चुअली टेकिंग ओवर द होल वर्ल्ड, बिकॉज पाइपलाइनिंग जो है ना, उसकी वजह से आपकी प्रोसेसिंग की पावर जो है नियरली डबल हो जाती है। नॉट कि वो प्रोसेसर बहुत हैवी है, लेकिन वो एक ऐसा पाइपलाइनिंग टेक्निक अप्लाई कर रहा होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म अप्लाई हो रही होती है, नॉट पैरेलल प्रोसेसिंग, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, यानी एक ही साइकिल में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पे काम आ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। एंड दिस इज हाउ पाइपलाइनिंग हेल्प्स योर रिस्क आर्किटेक्चर बीटिंग इट्स कॉम्पिटिशन। यानी असल में बात जो है हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। मसला वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको सॉफ्टवेयर सपोर्ट उस तरह की मिल नहीं रही है। अब वला आलम इसके पीछे भी इंटेल वालों का कोई हाथ हो, आई डोंट नो, लेकिन इंटेल का अपना मोबाइल प्रोसेसर भी है, क्या कहते हैं उसको, सिंट्रीनो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। एनीवे, सो दिस इज़ योर रिस्क आर्किटेक्चर विद पाइपलाइनिंग, वेरी इफेक्टिव थिंग, चेंजिंग द होल वर्ल्ड विद रिगार्ड मोबाइल प्रोसेसिंग। अच्छा, एक और चीज़, डू यू गाइज नो व्हाट अ रॉम इज़? बाय द वे मेरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया, ठीक है ना, और वी आर डन विद दिस चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और किसी हद तक आप कह सकते हैं यस, इनफैक्ट आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी पूरा हो गया, ठीक है। यस, योर फर्स्ट टर्म सिलेबस इज़ फिनिश, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का जितना भी सिलेबस है आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में भी आएगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना। यो हाँ, जो चीज़ें मैं एक्सक्लूड करनी होंगी ना, मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल शायद आई माइट टेक इट अ लिटिल इजी ऑन पेपर 2, यानी उसमें जो आपके आ जाते हैं ना, अगर वो कल कवर हो जाए, यू नेवर नो, यानी वो क्या चीज़ है वो थोड़ा सा डिटेल पे मैं जाऊंगा रिगार्डिंग योर क्या कहते हैं कि स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, ठीक है। एंड मे बी स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का जो है ना वो 1-2 एग्जांपल्स करेंगे, और दैट्स अबाउट इट, ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने पेपर 2 में करनी है, हम आफ्टर द फर्स्ट टर्म करेंगे। पेपर 1 में भी कुछ सिलेबस रहता है, असेंबली लैंग्वेज रहती है, ठीक है, और हार्डवेयर की वर्किंग रहती है, वो हमने फर्स्ट टर्म के बाद करनी है। और इसके अलावा आपका पेपर 2 में स्ट्रक्चर चार्ट्स और इस तरह की चीज़ें हैं, वो हमने फर्स्ट टर्म के बाद करनी है। लेकिन पेपर 2 जहाँ तक आपने कवर किया है ना, वो तो आना ही है। यानी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रोग्रामिंग की कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, हमने प्रोग्रामिंग के सारे एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं। इनपुट हो गया, लूप्स हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गया, रिकॉर्ड टाइप्स हो गया, आपकी फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, आपकी सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, वी कवर्ड इट ऑल, ठीक है ना। जो चीज़ रहती है वो थ्योरेटिकल एलिमेंट्स है, वो हम बाद में भी कर लेंगे, तो कोई मसला नहीं, टाइम हमारे पास बड़ा है, ठीक है। एनीवे, सो सिलेबस हमारा ख़त्म हो गया है। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था रोम के बारे में आप क्या जानते हैं? रीड ओनली मेमोरी, अच्छा। एंड इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? अच्छा, रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं इसको? ओनली कैन बी read not written into. Is it a primary storage device? Is it volatile or non volatile? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। पर्पस क्या होता है इसका? स्टार्टअप सीक्वेंसेस और आपकी जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जिसको हम बायोस कहते हैं, वो उसके अंदर है, ठीक है ना। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेयर बूटस्ट्रैपर कम्स इन, ठीक है ना। बूटस्ट्रैपर का पर्पस क्या होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करके देता है पहली दफ़ा जब कंप्यूटर ऑन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, रॉम्स की कुछ टाइप्स होती हैं। एक आपके पास एक सिंपल रॉम है, ठीक है ना। वो सिंपल रॉम जो है वो उसके अंदर डाटा लिखा जाता है एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर। सो इसका मतलब जो वो फैक्ट्री से निकले उसके अंदर डाटा पहले से रिटर्न है, ठीक है। एक होती है इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, पी रॉम। इसका मतलब एट द टाइम इट्स मैन्युफैक्चर इट इज़ एम्प्टी, बट यू कैन राइट इन टू इट वन टाइम, ठीक है। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने एंड पे कोई प्रोग्राम टेस्ट करना है और उसको फिर आपने टेस्ट करके फाइनलाइज करके फिर रॉम में लिखना है, यू कैन डू दैट इन अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होता है ई पी रॉम, एरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
अब अरेसेबल का मतलब समझ आता है कि वी कैन रिमूव इट, अरेस इट एंड देन री राइट डाटा इनटू इट। लेकिन ये चूँकि पुरानी टेक्नोलॉजी है तो उसमें रोम को कंप्यूटर हार्डवेयर से अलग करना पड़ेगा, यूवी लाइट्स और अदर हार्डवेयर यूज़ करके उसको रेस करना पड़ता है और फिर आप उसको स्पेशलाइज हार्डवेयर के साथ दोबारा राइट कर सकते हैं। जो सबसे एडवांस वर्जन ऑफ रोम है दैट इज़ कॉल्ड योर EEP रोम, इलेक्ट्रॉनिकली अरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको ना तो उसको रिमूव करना पड़ता है, ना स्पेशलाइज हार्डवेयर यूवी लाइट्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए, सर्किट्स लगे हुए जिसकी वजह से डाटा रीफ्लैश होके उसके अंदर दोबारा आप डाटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नाउ डू यू नो वेयर EEP ROMs आर बीइंग यूज्ड? नो? अगेन मैं बताया ना कि मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज़ शिफ्टेड द वर्ल्ड। सो अब आपकी जो EEP ROMs है एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन योर मोबाइल डिवाइसेस। और मोबाइल डिवाइसेस में EEP ROM का रोल क्या होता है? दे एक्ट एज योर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, यानी आप किसी हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगा लो, SSD लगा लो, तो मोबाइल के अंदर EEP ROM होती है। इट्स मोर एक्सपेंसिव येस, पर इट्स वेरी फास्ट एंड वेरी एफिशिएंट पावर वाइज, साइज़ भी बहुत छोटा होता है। तो मोबाइल में तो देखो ना, हमारा गोल ही है कि आपने इतनी सी बैटरी पे सारी पावर देनी है, तो आपका प्रोसेसर भी रिस्क होगा, लेस पावर कंज्यूमिंग, और आपकी स्टोरेज डिवाइसेस भी रोम जैसी होंगी जो लेस पावर कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब रोम जो है, अब देखो ना, आप कभी कोई मोबाइल का इश्तिहार देखो ना टीवी पे, वो कहेगा जनाब 32 GB रैम एंड 64 GB रोम। अब बंदा जहन में सोचे कि रोम तो ही इज़ रिफरिंग टू रोम एज अ स्टोरेज कैपेसिटी फॉर द योर पर्सनल डाटा, एंड रोम तो रीड ओनली होता है। वो बस मसला ये है कि वो आम ज़बान में उसको कौन, वो जो बंदा सामने इश्तिहार में बैठा है वो कहेगा इलेक्ट्रॉनिकली रिसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नहीं, वो कहेगा रोम, ठीक है, लेकिन है वो EEP रोम, ठीक है। अच्छा, अब आपने नोटिस किया कि आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है ना, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉन्गर टू स्टार्ट अप। पहले आपको डेल शेल लिखा हुआ आएगा नज़र, वो डाटा कहाँ से आ रहा है? वो रोम से आ रहा है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको विंडोज़ का आइकॉन बना हुआ आएगा, वो डाटा कहाँ से आ रहा है? रैम से आ रहा है। इस दौरान हुआ क्या होगा कि आपके रोम में से बूटस्ट्रैपर गया होगा हार्ड डिस्क में, और OS उठा के उसने मेमोरी में रखा होगा, फिर आपका OS चालू होगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, बट फ़ोन्स जो हैं, स्मार्टफोन्स जो हैं, वो इंस्टेंटली ऑन हो जाते हैं, यानी द मोमेंट यू टर्न इट ऑन यू सी योर OS लोगो। एंड्रॉयड का लोगो बनाएगा या अपना एप्पल का लोगो बनाएगा। वाई इज़ दैट? उसकी रीज़न ये है कि आपका जो स्टार्टअप बायोस वगैरह है वो भी रोम के अंदर है, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी उसी रोम के अंदर है। तो इट डज़ नॉट हैव टू एक्सेस अनदर हार्डवेयर टू एक्सट्रैक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक इट डज़ फॉर डेस्कटॉप्स। वहीं पे पड़ा हुआ सब कुछ, वहीं से उठा के मेमोरी में भेज देगा वो, ठीक है। सो इट सिंस देयर इज़ वन लेस डिवाइस बीइंग एक्सेस्ड, तो इस वजह से आपकी स्टार्टअप सीक्वेंस बड़ा फास्ट हो जाता है। अब अंदाज़ा करोगे आप पूरी चीज़ मोबाइल टेक्नोलॉजी लाइक दिस कंप्यूटर हियर, तो आपकी ये भी एक जो हैसल है ख़त्म हो जाता है बाय एक्सेसिंग अदर डिवाइसेस, आपको ज़रूरत ही नहीं होती। इनके अपने ड्रॉबैक्स हैं, ज़ाहिर है। अब इसके अंदर जो है आई कैन नॉट थिंक अबाउट इंक्रीजिंग द स्टोरेज साइज, आई कैन नॉट थिंक अबाउट इंक्रीजिंग द मेमोरी, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली जस्ट वन क्लोज चिप, हर चीज़ उसी के अंदर ही है, कैश वगैरह। लेकिन अच्छा ये देखो, अब चूँकि एवरीथिंग इज़ क्लोज चिप, तो हमारा वो जो शिकायत थी ना कि कैश शुड बी लार्जर एंड क्लोजर टू द प्रोसेसर, वो है प्रोसेसर का पार्ट है, तो उसमें कैश फिर कितनी फास्टर एक्सेस दे रही होगी। बेनिफिट तो है, बट यू कैन नॉट थिंक अबाउट इंक्रीजिंग इट साइज, यू कैन नॉट, जो है साइज फाइनल है, ठीक है। एनीवे, फन टॉकिंग अबाउट दिस। अटेंडेंस लगा लें।